नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले भाग में आपने सुना, अमृत राय समाज सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे, पर उधर प्रेमा का जीवन विरह की आग में जल रहा था। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की हंसी, सब उस आखिरी चिट्ठी के साथ बुझ चुकी थी। इधर उसकी पूर्णा अपने पति बसंत कुमार के संग सुखमय जीवन बिता रही थी, पर होली के इस हंसी खुशी भरे दिन पर पता था कि गंगा की लहरों में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। आइए सुनते हैं प्रेमा का 5वां भाग। पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा ही के लिए जानलेवा न था, प्रेमा की हालत भी उसी की सी थी। पहले वह अपने भाग पर रोया करती थी, अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी दुखी बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम मिटाने वाला कोई न था। वह आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती, न वह किसी से हंसती न बोलती। कई कई दिन बिना दाना पानी के बीत जाते, बनाव सिंगार उसको जरा भी न भाता, सर के बाल 2-2 हफ्ते न गूंथे जाते, सुरमादानी अलग पड़ी रोया करती, कंघी अलग हाय हाय करती, गहने बिल्कुल उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में पड़ी रहती, कभी जमीन पर करवटें बदलती, कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। बहुधा बाबू अमृत राय की तस्वीर को देखा करती और जब उनके प्रेम पत्र याद आते तो रोती। उसे अनुभव होता था कि अब मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा का ब्राह्मणों के खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार से सांस लेने का अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। इसके बाद भी 2-3 महीने तक वह घर से बाहर न निकली। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि कोई काम अच्छा न लगता। हाँ, प्रेमा माँ के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वहाँ जाकर आप रोती और पूर्णा को भी रुलाती, इसलिए अब उधर जाना छोड़ दिया था। किंतु एक बात वह नित करती, वह संध्या समय महताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसलिए नहीं कि उसको समय सुहाना मालूम होता या हवा खाने को जी चाहता था, नहीं, प्रयुक्त केवल इसलिए कि वह कभी कभी बाबू अमृत राय को उधर से आते जाते देखती। हाय, जिस वक्त वह उनको देखती उसका कलेजा बांसों उछलने लगता। जी चाहता कि कूद पड़ूं और उनके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। जब तक वह दिखाई देते अकटकी बांधे उनको देखा करती। जब वह आंखों से ओझल हो जाते तब उसके कलेजे में एक हुक उठती, अपने आप की कुछ सुध न रहती। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन वह सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई करवटें बदल रही थी कि पूर्णा आई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि वह किसी प्रबल रोग से उठी है। चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उसके कपोले जो कभी गुलाब की तरह खिले हुए थे अब कुमला गए थे। वो मृगी जैसी आंखें जिनमें किसी समय जवानी का मतवालापन और प्रेमी का रस भरा हुआ था, अंदर घुसी हुई थी। सिर के बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे, गहने पाते का नाम न था। केवल एक नैन की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई और लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे के मुंह को ताकती रही। दोनों के दिल में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था, मगर जबान किसी की न खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल जी अच्छा नहीं है क्या? गलकर कांटा हो गई हो? प्रेमा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, नहीं सखी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, तुम तो कुशल से रही। पूर्णा की आंखों में आंसू डबडबा आए, बोली, मेरा कुशल आनंद क्या पूछती हो सखी? आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया। 5 महीनों से अधिक हो गए, मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी। जान पड़ता है कि नींद आंसू होकर बह गए। प्रेमा, ईश्वर जानता है सखी, मेरा भी तो यही हाल है। हमारी तुम्हारी एक ही गत है। अगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूँ। सच कहती हूँ सखी, मैंने ठान लिया है कि अब परमात्मा के कामों में ही जीवन व्यतीत करूंगी। पूर्णा, कैसी बातें करती हो प्यारी? मेरा और तुम्हारा क्या जोड़? जितना सुख भोगना मेरे भाग में बता था भोग की, मगर तुम अपने को क्यों भुलाए डालती हो? सच मानो सखी, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारी जैसी है। वो आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बात चलाती हूँ तो जाने का नाम नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वह तुम्हारा काढ़ा हुआ रुमाल लिए हुए थे। यह बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया, मारे हर्ष के आंखें जगमगाने लगी। पूर्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बोली, सखी, इधर की और क्या क्या बातें होती हैं? पूर्णा मुस्कुराकर, अब क्या सब आज ही सुन लेगी?
अभी तो कल ही मैंने पूछा कि आप ब्याह कब करोगे, तो बोले जब तुम चाहो। मैं बहुत लजा गई। प्रेमा, सखी तुम बड़ी ढीठ हो, क्या तुमको उनके सामने निकलते बैठते लाज नहीं आती? पूर्णा, लाज क्यों नहीं आती, मगर बिना सामने आए काम तो नहीं चलता। और सखी, उनसे क्या पर्दा करूं, उन्होंने मुझ पर जो जो एहसान किए हैं उन्हें मैं कभी उतार नहीं सकती। पहले ही दिन जबकि मुझ पर वह विपत्ति पड़ी, रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई। जो कुछ असबाब था पापियों ने लूट लिया। उस समय मेरे पास एक कौड़ी भी न थी। मैं बड़े सोच में पड़ी हुई थी कि अब क्या करूं। जिधर आंख उठती अंधेरा दिखाई देता। उसके तीसरे दिन बाबू अमृत राय आए। ईश्वर करे वह युग युग जिए। उन्होंने बिल्लों की तनख्वाह बांध दी और मेरी भी बहुत मदद की। अगर वह उस वक्त आड़े न आते तो गहने पाते अब कभी के बिक गए होते। सोचती हूँ कि वह इतने बड़े आदमी होकर मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आते हैं तो उनसे क्या पर्दा करूं। और दुनिया ऐसी है कि इतना भी नहीं देख सकती। वह जो पड़ोस में पंडिताइन रहती है कई बार आई, बोली सर के बाल मुड़वा दो, विधवाओं को बाल ना रखना चाहिए, मगर मैंने अब तक उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, जितने मुंह उतनी बातें। बिल्लो आकर यह बातें मुझसे कहती है, सब सुन लेती हूँ और रो धोकर चुप रहती हूँ। मेरे भाग में दुख भोगना, लोगों की जली कटी सुनना ना लिखा होता तो वह विपत्ति ही काहे को पड़ती। मगर चाहे जो कुछ हो, मैं इन बालों को मुड़वा कर मुंडी नहीं बनना चाहती। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों से भी हाथ धोऊं? यह कहकर पूर्णा ने कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बालों को एक दृष्टि से देखा, मानो वो कोई धन है। प्रेमा ने भी उन्हें हाथ से सहला कर कहा, नहीं सखी, खबरदार, बालों को मुड़वाओगी तो हमसे तुमसे न बनेगी। पंडिताइन को बकने दो, वह पागल हो गई है। यह देखो नीचे की तरफ जो ऐठन पड़ गई है, कैसी सुंदर मालूम होती है। यही कहकर प्रेमा उठी, बॉक्स से सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे उसके सर की चादर खिसकाकर तेल डाल दिया और उसका सर जांग पर रखकर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को न सह सकी। आंखों से आंसू भरकर बोली, प्यारी प्रेमा, यह क्या गजब करती हो? अभी क्या कम उपहास हो रहा है? जब बाल संवारे निकलूंगी तो क्या गत होगी। अब तुमसे दिल की बात क्या छिपाऊं। सखी, ईश्वर जानता है मुझे यह बाल खुद बोझ मालूम होते हैं। जब इस सूरत को देखने वाला ही संसार से उठ गया तो यह बाल किस काम के। मगर मैं इनके पीछे पड़ोसियों के ताने सहती हूँ तो केवल इसलिए कि सर मुड़वाकर मुझसे बाबू अमृत राय के सामने न निकला जाएगा। यह कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो वह लजा गई है। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी। अपने सखी के सर में तेल मला, कंघी की बाल गूंथे और तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर 5 महीने से आईने का मुख नहीं देखा था। वह समझती थी कि मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो सिवाय इसके कि मुंह पीला पड़ गया था और कोई भेद ना मालूम हुआ। मध्यम स्वर से बोली, प्रेमा, ईश्वर के लिए अब बस करो। भाग में यह सिंगार बदा नहीं है, पड़ोसन देखेगी तो न जाने क्या अपराध लगा दे। प्रेमा उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी। यकायक मुस्कुरा कर बोली, सखी, तुम जानती हो मैं तुम्हारा सिंगार क्यों किया? पूर्णा, मैं क्या जानूं, तुम्हारा जी चाहता होगा। प्रेमा, इसलिए कि तुम उनके सामने इसी तरह जाओ। पूर्णा, तुम बड़ी खोटी हो, भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी? वह देखकर दिल में क्या कहेंगे। देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते हैं, तब तो और भी नहीं मालूम क्या कहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी दिल लगी की बातों बातों में प्रेमा ने कहा, सखी, अब तो अकेले नहीं रहा जाता, क्या हर्ज है तुम भी यहीं चली आओ, हम तुम दोनों साथ साथ रहेंगे। पूर्णा, सखी, मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं, मगर अब तो पैर फूंक फूंक कर रखना होता है। लोग तुम्हारे घर ही में राजी न होंगे और अगर यह मान भी गए तो बिना बाबू अमृत राय की मर्जी के कैसे आ सकती हूँ। संसार के लोग भी कैसे अंधे हैं। ऐसे दयालु पुरुष कहते हैं कि ईसाई हो गया है। कहने वालों के मुंह से न मालूम कैसे ऐसी झूठी बातें निकलती हैं। मुझसे वह कहते थे कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनाने वाला हूँ जहाँ अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी। वहाँ उनके पालन पोषण और वस्त्र का प्रबंध किया जाएगा और उनको पढ़ाया लिखाया और पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। जिस आदमी के विचार में ऐसे शुद्ध हों उसको वह लोग ईसाई और अधर्मी बनाते हैं। जो भूल कर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते, ऐसा अंधेर है। प्रेमा, बहन, संसार का यही है
हाय, अगर वह मुझे अपनी लौंडी बना लेते तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। ऐसे उदार चित्त दाता चेरी बनना भी कोई बड़ाई की बात है। पूर्णा, तुम उनकी चेरी काहे को बनोगी? वो तो खुद तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे लाला जी ही नहीं मानते। विश्वास मानो, यदि तुमसे उनका ब्याह न हुआ तो वो कंवारे ही रहेंगे। प्रेमा यही ठान ली है कि चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। कुछ देर तक बातें यूं ही होती रही। जब सूर्य अस्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी, तुमको बगीचे की सैर करवा लाएं। जब से तुम्हारा आना जाना छूटा तब से मैं उधर बोल कर भी नहीं गई। पूर्णा, मेरे बाल खोल दो तो चलूं। तुम्हारी भाऊज देखेगी तो ताना मारेगी। प्रेमा, उनके ताने का क्या डर, वह तो हवा से उछला करती हैं। दोनों सखियां उठी और हाथ पकड़े हुए कोठे से उतरकर फुलवारी में आई। यह एक छोटी सी बगिया थी जिसमें भांति भांति के फूल खिल रहे थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था। उसी ने अपनी दिल बहलाने के लिए बगीचा लगवाया था। एक माली इसी की देखभाल के लिए नौकर था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। दोनों सखियां इस चबूतरे पर बैठ गई। इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ कपड़े में लपेट कर लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, बहन मुझे क्षमा करो, इनकी खुशबू तुम्हें मुबारक हो। सुहाग के साथ मैंने फूल भी त्याग दिए। हाय, जिस दिन वह काल रूपी नदी में नहाने गए थे उस दिन ऐसे ही कलियों का हार बनाया था। रोकर वह हार धरा का धरा रह गया। तब से मैंने फूलों को हाथ नहीं लगाया। यह कहते कहते वह तुरंत चौंक पड़ी और बोली, सखी अब मैं जाऊंगी। आज इतवार का दिन है, बाबू साहब बातें होंगे। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं सखी, अभी उनके आने में आधा घंटे की देर है। मुझे इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया है कि अगर कोठरी में बंद कर दो तो भी शायद गलती न करूं। सखी कहते ला जाती है। मैं घंटों बैठकर झरोखे से उनकी राह देखा करती हूँ। चंचल चित्त को बहुत समझाती हूँ पर मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढारस दिया और अपने सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छिपाए अपने घर की तरफ चली। और प्रेमा किसी के दर्शन की अभिलाषा कर महताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा के मकान पर पहुंचते ठीक आधा घंटा ही हुआ था कि बाबू अमृत राय बाईसाइकिल पर फर फर करते आ पहुंचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था जो उन पर खूब सजता था। उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलते तो सबकी आंखें उन्हीं की तरफ होती थी। रीति के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेल का हार लिपटा हुआ था जिससे सुगंध उड़ रही थी और इस खुशबू से लेवेंडर की खुशबू मिलकर मानो सोने में सुहागा हो गया था। संदली रेशमी के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर से निकल आई और उनको ले जाकर कमरे में बैठा दिया। अमृत राय, क्यों बिल्लो, सब कुशल है? बिल्लो, हाँ सरकार, सब कुशल है। अमृत राय, कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्लो, नहीं सरकार, कोई तकलीफ नहीं है। इतने में बैठके का भीतर वाला दरवाजा खुला और पूर्णा निकली। अमृत राय ने उसकी तरफ देखा तो अचंभे में आ गए और उनकी निगाह आप ही आप उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा मारे लज्जा के गड़ी जाती थी कि आज क्यों यह मेरी ओर ऐसे ताक रहे हैं। वह भूल गई थी कि आज मैंने बालों में तेल डाला है, कंघी की है और माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है। अमृत राय ने उसको इस बनाव चुनाव के साथ कभी नहीं देखा था और न वह समझे थे कि वह ऐसी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सर नीचे किए खड़ी रही। यकायक उसको अपने गुत्थे केस की सुध आ गई और उसने झट लजाकर सर और भी नुरा लिया, घूंघट को बढ़ाकर चेहरा छिपा लिया और यह ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव श्रृंगार से नाराज हो, वह बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करूं, मैं तो प्रेमा के घर गई थी। उन्होंने हट करके सर में तेल डालकर बाल गूंथ दिए। मैं कल सब बाल कटवा डालूंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू भर आए। उसके बनाव श्रृंगार ने अमृत राय पर पहले ही जादू चलाया था, अब इस भोलेपन ने और लुभा लिया। जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हें कसम है, ऐसा हरगिज न करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर यह कृपा की। अगर वह यहाँ इस समय होती तो इसके बदले में मैं उनको धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत थी, इस इशारे को समझ गई और छिपेर गर्दन नीचे कर ली। बाबू अमृत राय दिल में डर रहे थे कि कहीं इस छेड़ पर यह देवी रुष्ट न हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा। मगर जब उसे मुस्कुराकर गर्दन नीची करते देखा तो और भी ढिठाई करने का साहस हुआ। बोले, मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल गई होगी,
मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ स्नेह बाकी है। अब की पूर्णा ने गर्दन उठाई और अमृत राय के चेहरे पर आंखें जमा कर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारे के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो। बाबू साहब, आपका केवल इतना समझना कि प्रेमा आपको भूल गई होगी, उन पर बड़ा भारी अपेश होगा। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है। आज उनकी दशा देखकर मैं अपनी विपत्ति भूल गई। वह गलकर आधी हो गई है। महीनों से खाना पानी नाम मात्र है। सारे दिन अपनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती है। घर वाले लाख लाख समझाते हैं मगर नहीं मानती। आज तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा, सखी अगर चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। यह समाचार सुनकर अमृत राय कुछ उदास हो गए। यह अग्नि जो कलेजे में सुलग रही थी और जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार के राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धधक उठी। जी बेचैन होने लगा। दिल उसकाने लगा कि मुंशी बद्री प्रसाद का घर दूर नहीं है। दम भर के लिए चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देश हित के उत्साह ने दिल को रोका। बोले, पूर्णा तुम जानती हो कि मुझे प्रेमा से इतनी मोहब्बत थी। 4 वर्ष तक मैं दिल में उनकी पूजा करता रहा, मगर मुंशी बद्री प्रसाद ने मेरे दिलों की बंधी हुई आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हो गया। आखिर मैंने भी रो रो कर उस आग को बुझाया और अब तो दिल एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर यह आशा भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो बिना ब्याह ही रहूंगा। पूर्णा का अब तक यह ख्याल था कि बाबू अमृत राय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब तो उसको मालूम हुआ कि उनका ब्याह कहीं और लग रहा है। तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ। दिल से बातें करने लगी, प्यारी प्रेमा, क्या तेरी प्रीति का ऐसा दुखदायी परिणाम होगा? तेरे माँ बाप भाई बहन तेरी जान के ग्राह हो रहे हैं। यह बेचारा तो अभी तक तुझ पर जान देता है, चाहे वह अपने मुंह से कुछ भी न कहे, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तेरी मोहब्बत उसके रोम रोम में व्याप रही है। मगर जब तेरे मिलने की कोई आशा ही ना हो तो बेचारा क्या करे? मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा। इसमें इसका क्या दोष है? मन में इस तरह विचार कर बोली, बाबू साहब, आपको अधिकार है, जहाँ चाहो संबंध करो, मगर मैं यही कहूँगी कि अगर इस शहर में आपके जोड़ की कोई है तो वही प्रेमा है। अमृत राय, यह क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग कोई वर नहीं? इसलिए तो मुंशी बद्री प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। पूर्णा, यह आप कैसी बातें कहते हैं? प्रेमा और आपका जोड़ ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। अमृत राय, जब उसके योग में था, अब नहीं हूँ। पूर्णा, अच्छा आजकल किससे यह बातचीत हो रही है? अमृत राय मुस्कुराकर, नाम अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत तो हो रही है मगर अभी कोई पक्की उम्मीदें नहीं है। पूर्णा, वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है? यहाँ ऐसा कौन रईस है जो आपसे नाता करने में अपनी बड़ाई न समझता हो? अमृत राय, नहीं, कुछ बात ही ऐसी आ पड़ी है। पूर्णा, अगर मुझसे कोई काम हो सके तो मैं करने को तैयार हूँ। जो काम मेरे योग हो बता दीजिए। अमृत राय मुस्कुराकर, तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी अब इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए कि तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम पूरा हो ही नहीं सका। उसने समझा कि शायद मुझसे यही कहेंगे कि जाके लड़की को देख आवे। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह इसका अभिप्राय भली भांत समझ गई। बाबू अमृत राय कुछ देर तक यहाँ और बैठे। उनकी आंखें आज इधर उधर से घूम कर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती। वो कनखियों से उनकी ओर ताकती तो उन्हें अपनी तरफ ताकते पाती। आखिर वह उठे और चलते समय बोले, पूर्णा, यह गजरा आज तुम्हारे वास्ते लाया हूँ। देखो इसमें से कैसे सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक हो गई। यह आज अनोखी बात कैसी? 1 मिनट तक तो वह इस सोच विचार में थी कि लूं या ना लूं। उन गजरों का ध्यान आया जो उसने अपने पति के लिए होली के दिन बनाए थे। फिर उन कलियों का ख्याल आया। उसने इरादा किया, मैं न लूंगी। जबान से कहा, मैं इसे लेकर क्या करूंगी, मगर हाथ आप ही आप बढ़ गए। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथ में पहनाया, उसको खूब नजर भर कर देखा, फिर बाहर निकल आए और बाईसाइकिल पर सवार होकर रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। मैंने तो गजरा लेने से इनकार किया था, फिर यह मेरे हाथ में कैसे आ गया? जी चाहा कि फेंक दे, मगर फिर यह ख्याल पलट गया और उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाय, उस समय भी भोली भाली पूर्णा के समझ में न आया कि इस जुल्मे का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बसता है।
उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी। उसने बाबू साहब को आते देखा था। उनकी सजधज उसकी आंखों में खूब गई थी। उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा था। वह सोच रही थी कि आज इनके हाथ में गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा के घर की तरफ लगी हुई थी। उसका जी झुझलाता था कि वह आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। एकाएक बाईसाइकिल दिखाई दी। उसने फिर बाबू साहब को देखा। कलाइयों पर नजर पड़ गई। हाँ, वह गजरा क्या हो गया। दोस्तों, 5वें भाग की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी भाग 6 के साथ। धन्यवाद।